वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आज टॉपिक देख रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन द डिजिटल वर्ल्ड, इसको अपोजिट डायरेक्शन से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक प्रोफेशन है जिसमें कॉर्पोरेट लेवल की चीजें ज्यादा बचाने का जिम्मेदारी इस टीम को होती है। और हमारे साथ अभी जुटी हुई है मधुमिता जी, जो इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके हमारे साथ जुटेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके उल्टा है कि एज ए इंडिविजुअल हम अपने आप को डिजिटल दुनिया में कैसे बचाएं। तो वो हमारी दृष्टिकोण आज के दिन में कंज्यूमर का है, ना कि कॉर्पोरेट का, कि हम अपने आप को कैसे डिजिटल दुनिया में बचा के रख सकते हैं। तो पहले आज का एजेंडा जो होगा, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, वो इन पहलुओं पे कवर करेंगे कि डिजिटल दुनिया हम कहते किसको हैं, क्या इसका मतलब है, क्या इंफॉर्मेशन है जो हमको बचाना चाहिए, और अगर वो लॉस्ट हो गया तो हमें क्या घाटा होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। उसके बाद अंत में ये आएगा दो टॉपिक कि हम कैसे बचाएं उसको, और लास्टली अगर इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया तो हम फिर से क्या कर सकते हैं। ये शुरू करने से पहले टॉपिक पे मैं अपना अनुभव जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ उसके बारे में बोल देता हूं, और वो आपको आइडिया देगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर मैंने क्या किया। फिर ये टॉपिक तो है ही कवर करने का। तो मई 31 को मैं काफी बिजी था, उसमें से एक बड़ा काम कर रहा था कि यही वानप्रस्थ का इनविटेशन सबको भेज रहा था, और भेजने में मेरे करीब 2 घंटे से ऊपर समय लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस पर भेजना पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मैसेज चला जाए। साथ में मेरी वाइफ ने किसी यहाँ कोर्स करने के लिए, उसका नाम था क्रिया योग, वो कोर्स करने के लिए एडमिशन ली थी और रजिस्टर की थी, और वो कोर्स शनिवार को होना था, जून 3 को। तो मई 31 वेंसडे है, जून 3 को वो होना है, और ये मैंने कोई चेंज कर दिया है, कुछ सेटिंग में चेंज हो गया है, तो इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा। आपका स्क्रीन फिर से दिखने लगा है। हाँ ठीक। तो फिर मैं ये बोल रहा था कि चूंकि सैटरडे को अटेंड करना था ट्रेनिंग मेरी वाइफ को, और मैं वेंसडे को मैसेज भेज रहा था शाम के मेरे यहाँ 4:30 बजे, किसी बंदे ने जिसका प्रोफाइल व्हाट्सएप पे प्रोफाइल था ओम क्रिया योग काशी 6, और उसका जो प्रोफाइल फोटो था, वो जो कोर्स करवा रहा था उसमें एक वॉलंटियर का फोटो था। तो मैं बिल्कुल उसको ट्रस्ट करता था, नाम सिमिलर था, सेम नहीं सिमिलर था, और फोटो था उस व्यक्ति का जो वॉलंटियर था, तो मैं उसको ट्रस्ट करता था। उसने कहा कि आप, हम लोग एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, एक स्क्रीन पे नंबर आएगा वो बताइएगा, और मैं रियलाइज नहीं किया कि वो नंबर तो ओटीपी होगा, और जब 4-5 बार उसने पिंग किया और बोला और फोन किया और ये सब किया, तो मैंने उसको नंबर दे दिया। जैसे नंबर दिया उसने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया। कहने का मतलब उसके बाद मेरे कंप्यूटर से, मेरे स्क्रीन से, मेरे फोन से, सब जगह से व्हाट्सएप गायब हो गया। खैर ये तो हुआ लॉस करने का। इसमें आपने नोट किया कि गलती क्या थी, मैंने उसको ओटीपी नंबर दे दिया था। उसके बाद मैं खूब कोशिश किया, और व्हाट्सएप का यूजर बेस 2 बिलियन लोग है, इसलिए कस्टमर सपोर्ट होने का कोई चांस नहीं है।
और एक बार जब चला गया तो मैंने उसको रिट्रीव करने का कोशिश किया, तो वो पिन माँगा, ईमेल ये सब कुछ माँगा, जो कि उस बंदे ने चेंज कर चुका था, इसलिए मैं उसको रिट्रीव नहीं कर सका। ये तो लॉस हुआ। उसके बाद मेरे करना क्या पड़ा, एक नया फ़ोन लेना पड़ा जिसमें काफ़ी समय लगता है, समय मतलब उसको सेटिंग करने में, उसका सिम कार्ड बनाने में, ये सब। और फिर उसपे दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल किए तो आप जितने ग्रुप में थे, वो ग्रुप में आप नहीं हैं। तो इसका क्लियर कट मतलब है आपको फिर से ग्रुप बनाना पड़ेगा, या आप फिर से इंडिविजुअली लोगों को ऐड करें। तो मैंने लोगों को इंडिविजुअली ऐड किया, और ये सब काम करने में मेरे को कम से कम 30 से 40 घंटे समय लगे। और उसका एक कारण और था कि मेरे फ़ोन में डुअल सिम कार्ड है, तो एक ही फ़ोन में 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन फिर प्रॉब्लम है आईफ़ोन का कि 2 नंबर तो रह सकता है, लेकिन एक्टिव एक ही रह सकता है एक बार में। तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इस तरह करके प्रॉब्लम हुई। ख़ैर, अब धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम को मैं रिज़ॉल्व कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि ओटीपी देने के कारण मेरे को इतने समय बर्बाद हुए, पैसे बर्बाद हुए, और साथ में सभी जगह मेरा वो फ़ोन नंबर पुराना वाला रजिस्टर्ड है। सभी ईमेल पे, सभी बिज़नेस बैंक अकाउंट में, वर्क प्लेस में, सब जगह वही नंबर है। और ये पता भी नहीं रहता, आदमी को याद भी नहीं रहता कि कितने जगह वो नंबर है। तो वो सबको नंबर को चेंज करने में समय लगता है। साथ में अपने सभी साथियों को बताना पड़ता है कि भाई ये हैक हो गया, कोई आपको मिसयूज़ ना करे मेरे नाम पे। तो इस बंदे ने मेरे रिलेटिव को रीच आउट भी किया, किसी से पैसा माँगा, किसी से कुछ माँगा, और वो सब भी हुआ। तो ये सब लॉस है। तो ये व्यक्तिगत अनुभव था, मैं आपको बताया। अभी हम प्रेजेंटेशन पे आगे चलते हैं, और ऐसे अनुभव हम दूसरे का भी सुनेंगे एट द एंड। तो पहला है कि डिजिटल वर्ल्ड होता क्या है। तो आम धारणा है कि डिजिटल वर्ल्ड मतलब सोशल मीडिया केवल नहीं। डिजिटल मतलब ईमेल भी है आपका, आपका जितने फाइनेंशियल अकाउंट हैं, दूसरे साइट जितने हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, ये सब डिजिटल वर्ल्ड में आता है। जब भी इंटरनेट पे जाते हैं, वो पूरा का पूरा दुनिया डिजिटल वर्ल्ड है। केवल वही नहीं, साथ में आपका फ़ोन भी डिजिटल वर्ल्ड है। फ़ोन भी आज स्मार्ट हो गया, उसमें भी आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं। जब वे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऐप आपको पूछेगा अपना प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दो, जिसमें आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब रहता है। कुछ-कुछ तो आपका लोकेशन के लिए भी परमिशन माँगते हैं, और आप लोकेशन के लिए अगर हाँ कह देते हैं, तो वो मॉनिटर भी करते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टीवी भी आपका एक तरह से डिजिटल वर्ल्ड है, क्योंकि उसमें भी आजकल स्मार्ट टीवी आ गया है, स्ट्रीमिंग डिवाइसेज आ गए हैं। अगेन वहाँ पे आपको ईमेल देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, अपना अकाउंट नंबर, हो सकता है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी दिए दिए हों आप। तो ये सब डिजिटल वर्ल्ड है। मॉडेम जो आपका राउटर जो है, उसमें भी सेटिंग होता है, उसमें भी प्रोफाइल सेटिंग डालते हैं आप। और आपका स्मार्ट गैजेट जो है, सिरी, इको, रिंग, सिक्योरिटी कैमरा, ये सारा का सारा डिजिटल वर्ल्ड है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली इंटरनेट रिलेटेड स्टफ है, लेकिन ये सब आज के दिन में इंटरनेट से कनेक्टेड है, कोई भी फ्री नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम जो आप घर में लगाते हैं, वो सब डाटा इंटरनेट पे रिकॉर्ड होते रहता है। तो मान लीजिए सिक्योरिटी कैमरा आपने सिक्योरिटी के लिए लगाया, लेकिन वो कैमरा आपका किचन भी देख रहा है, आपका बेडरूम भी देख रहा है, आपका लिविंग रूम भी देख रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहा है आपके घर कौन आते हैं, कौन जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सब चीज डिजिटल दुनिया कहलाता है। अब मैं यहाँ पॉज करता हूँ, अगर आपको कोई प्रश्न हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी कमेंट हो, तो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हम बात कर सकते हैं। आपको पता है, मैं एक किसी पर्सन का नाम यहाँ से उठाती हूँ, जैसे सौरभ चतुर्वेदी है। अब अगर सौरभ चतुर्वेदी ने अपने नाम से फोन लिया है, तो जब उसने फोन लिया है तो उसका जो डेटा कंपनी में गया है वो भी डिजिटल, मतलब कहीं पर भी आप कंप्यूटर या फोन में आपका नाम जाता है, आपका एड्रेस जाता है, आपकी आइडेंटिटी जाती है, वो
डिजिटल वर्ल्ड में आ जाता है। तो आप ये सोच लीजिए, जब और आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन आप अगर आप मुझे लगता है अभी इंडिया में भी हो गया, और फिर आप देखते कि इंडिया में भी पे फ़ोन है, वो सब है। वो भी डिजिटल का इंटरफ़ेस है कि आपके फ़ोन में पैसा है, आपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है, और जब आप कहीं पे समोसे भी खा रहे हैं तो आप उसको फ़ोन पे दे रहे हैं। ये सब कुछ डिजिटल है। मुझे नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए कि जहाँ भी आपने प्रोफ़ाइल सेटिंग करते हैं और करीब-करीब जैसा पेटीएम आपने दिया, सेल्फ सिम कार्ड खरीदने कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आप आधार कार्ड देते हैं, टैक्स पे करते हैं तो पैन कार्ड देते हैं। ये सब कुछ डिजिटल दुनिया में सेव हो जाता है, और जो चीज़ भी डिजिटल दुनिया में है, वो चोरी हो सकती है, और अगर वो चोरी हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये उसके बारे में हम सोचना चाह रहे हैं। ये पूरा टॉपिक उसी चीज़ का है। जी, शिव कुमार जी सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए सौरभ जी। बिल्कुल सही। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपने कवर किया अभी तक मतलब। और वही डिजिटल दुनिया है, उसमें कुछ बचना तो मुश्किल है मतलब। सब कुछ आपका तो बाहर आप मतलब वर्ल्ड में है ही मतलब। उससे कैसे बचना है वही देखना है मतलब, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। थैंक यू सौरभ। सौरभ जी भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था तो वो आए हैं। तो दूसरा चीज़ देखते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें बचाना चाहिए। आपका यूज़र नेम, पासवर्ड ये तो कॉमन चीज़ है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, बहुत जगह सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन दो, आंसर दो। सिक्योरिटी क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि टेल मी द योर बेस्ट फ्रेंड नेम इन योर एलिमेंटरी स्कूल। तो जो हैकर है वो गेस करेगा आदमी का नाम। अगर आप इंडियन हैं तो आपका प्रोफाइल देख के लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देख करके वो गेस करेगा कि शायद ये इनका एलिमेंट्री स्कूल में बेस्ट फ्रेंड होगा, तो उसका नाम गेस करेगा या खोजेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूछे टेल द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आप लिख दीजिए अमिताभ गुड, बच्चन। नो गुड क्वालिटी, टोटली डिफरेंट थिंग, या माउंटेन। ओके। माउंटेन कोई आदमी का नाम नहीं होता है, हुँ। तो आप वो बंदा को गेस करने में दिक्कत होगा। पूछेगा बेस्ट फ्रेंड नेम, आप लिखिए माउंटेन 23। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माउंटेन 23 जब आप लिखे हैं तो आपको भी याद नहीं रहेगा वो। तो जब उसको रिट्रीव करना होगा पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन वो पूछेगा टेल मी नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, और आपका बेस्ट फ्रेंड रहीम था, तो आप रहीम लिखेंगे और वो आंसर कंप्यूटर में दिया हुआ माउंटेन 23, तो मिसमैच कर जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है कागज कलम ले करके वो सब लिखिए। मैं क्यों बोला कागज कलम, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर पे है तो आज के दिन में आप जानते हैं आपके कंप्यूटर से भी चोरी हो सकती है, आपके सेल फोन से भी चोरी हो सकती है। तो अगर रखते हैं कंप्यूटर पे तो आप कोशिश कीजिए कि उसके बारे में प्रिकॉशन लें। जैसे एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था जहां पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों को बता रही है कि आप एनी डेस्क एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं करें। आप में से कितने लोग जानते हैं एनी डेस्क के बारे में? एनी डेस्क ये नाम है एप्लीकेशन का। कोई जानता है? जी, मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आप चुप रहिए। बाकी कोई जानता है जो नॉन टेक्निकल लोग हैं? हाँ, तो एनी डेस्क वो एप्लीकेशन है। इस मधुमिता जी आप ही बता दीजिए। हाँ, एनीडेस्क एप्लीकेशन जनरली क्या होता है कि एक ऐप है जो कई बारी जब आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है, और जनरली ऑफिशियल काम के लिए ही ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन क्योंकि ये फ्री भी अवेलेबल है, तो हैकर आपको कभी कभी, जैसे आप, क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है कि आपने किसी दोस्त से बात की, अब उसमें से कोई आपको सुन रहा होगा, और उसने पता लगा अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर एक सपोर्ट इंजीनियर बन के आपके को रीच आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको काफ़ी सारी डिटेल आपके बारे में पता होती है। तो वो फिर बोलता है कि ठीक है, आप अगर आप एनी डेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए,
फिर मैं आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता हूँ। और इसी तरह से जब उनको एनीडेक्स का आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपको पूछते हैं, लेकिन एनीडेक्स में एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि वो बाईपास कर सकता है, जो एडमिन है जिसने आपको भेजा है। आइडियली क्या होता है इस तरह के सॉफ्टवेयर में, आपसे पूछना, परमिशन लेना जरूरी होता है। जब आप बोलेंगे हाँ ये करो, तो दो केस हो गए यहाँ पे। एक तो क्योंकि बंदे ने बोला आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपने उसको परमिशन मांगा भी तो यस बोल दिया। अब वो क्या करता है, एनीडेक्स आपने इंस्टॉल कर लिया, आपका प्रॉब्लम मान लीजिए सॉल्व कर भी दिया उस बंदे ने, लेकिन वो एनीडेक्स सॉफ्टवेयर अगर आपने तुरंत हटाया नहीं, अनइंस्टॉल नहीं किया, तो वो रहेगा और बाद में वो बाईपास का जो मैंने फीचर बताया कर सकता है, उससे इंस्टॉल करके वो आपके कंप्यूटर में घुस के बिल्कुल आपकी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये है एनीडेक्स सॉफ्टवेयर, और इसका लोन वल्नरेबिलिटी है। इसलिए जो ऑफिशियल सपोर्ट सिस्टम होते हैं उन्होंने इसको यूज करना बंद कर दिया है, और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने बोला कि अब ये ज्यादातर हैकर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो एनीडेस्क का शॉर्ट फॉर्म में ये है कि जब आप इंस्टॉल किए और उसको परमिशन दे दिए, तो वो आपके कंप्यूटर में जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ वो कर सकता है। आपका सब फाइल डाउनलोड कर सकता है, हो सकता है आपका कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दे, पूरा कंप्यूटर खत्म कर दे, कुछ भी वो कर सकता है। तो क्या एनीडेस्क को हमको यूज नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, उसका फीचर है। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप यूज करने नहीं आता है और आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को आप ट्रस्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा एनीडेस्क इंस्टॉल करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे कंप्यूटर पे क्या है, मैं ठीक कर दूंगा। और आप मेरे पे भरोसा करते हैं और मैं भरोसे लायक हूँ, तो आप मेरे को दीजिए एक्सेस, मैं करूंगा। उसके बाद जैसे मधुमिता जी ने बताई, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही कहूंगा कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दो, तो फिर कंट्रोल पैनल में जाकर के एनीडेस्क आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो हर एक चीज का डबल यूज होता है, तो एनीडेस्क का डबल यूज हो सकता है। और एनीडेस्क ने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद या आपके स्मार्टफोन में आने के बाद कुछ चीजें हैं जो वो देख सकती हैं, रिकॉर्ड कर सकती हैं। जैसे आप जो भी कीवर्ड इंटर करते हैं वो सब बिहाइंड द सीन ले सकते हैं। तो उसने अगर आपके कंप्यूटर पे डाल दिया वो सॉफ्टवेयर या आपके स्मार्टफोन पे, और आप मान लीजिए अपने बैंक में लॉग इन कर रहे हैं, तो आप अकाउंट नंबर लिखेंगे, यूजर आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, वो सब उसके पास जा रहा है। ओटीपी करेंगे, वो भी जा रहा है, क्योंकि ओटीपी तो आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए बैंक अकाउंट में लॉग इन किए, ओटीपी आपके फोन पे आ रहा है, तो वो फोन आपका नहीं देख सकता है। लेकिन जब ओटीपी टाइप किए तो वो उसके पास जाएगा, लेकिन अगली बार अगर वो करना चाहेगा तो ओटीपी फिर से आएगा, वो उसके पास नहीं रहेगा। ये हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले में, थोड़ा सा सेफ्टी आपके पास ज्यादा होता है, खैर वो बाद में देखेंगे। तो ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी, एसोसिएटेड फोन नंबर, ईमेल, अकाउंट नंबर, प्रोफाइल में आपको डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। फिर आपका कंप्यूटर बिहाइंड द सीन नोट करते रहता है आप कौन कौन से वेबसाइट पे गए, कहाँ कहाँ गए, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ज्यादातर वेबसाइट कुकीज आपके कंप्यूटर पे डालता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब HTML आया तो वो सेशन लेस प्रोटोकॉल है। सेशन लेस मतलब कि एक बार में एक ही मैसेज भेजता है, उसको पता नहीं है दोबारा जब आप जाते हैं उसके पास कहने के लिए तो ये किसने भेजा, तो उसको बताने के लिए वो सेशन आईडी क्रिएट करता है, फिर देखता है कि ये बंदा से मेरी बातचीत हो रही है, और वो सब आपके वेबसाइट पे आपका एक्सपीरियंस ठीक करने के लिए वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे बहुत सारा कुकी इंस्टॉल करता है। हो सकता है कोई कुकी मैलिशियस हो, मतलब गंदा हो, उसका इरादा नेक नहीं हो, और वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल चुरा रहा हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब को यूज करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का काम होता है, डाटा चुराने का काम होता है। कंज्यूमर वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। अब इसके बारे में कोई और कुछ ऐड करना चाहता है, किसी कोई प्रश्न है तो वो पूछे या डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरा
एक सवाल है। मैं दीपिका बोल रही हूँ अपने मम्मी के अकाउंट से। अभी मैं आपका सुन रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। जी। सर, एनी डेस्क जब बेसिकली स्क्रीन शेयर करने के लिए किया जाता है, तो उसमें सामने वाला आपसे रिक्वेस्ट मांगता है। तो जी। एक बार जब काम खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया, हमने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब वो मेरा कंप्यूटर शेयर कर रहा है और मैंने उसको अलाउ किया, तो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन भी देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसको सेशन एंड हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी तो उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए, मेरा कंप्यूटर का एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट मेरे को सेंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो कि ये लाइक बिना इंफॉर्मेशन का है, उसने बताया नहीं, या उससे क्रॉस वेरीफाई करूंगी पहले एक्सेप्ट करने से पहले, तभी तो वो मेरे कंप्यूटर का एक्सेस ले सकता है और मेरे कंप्यूटर पे अनएथिकल चीजें कर सकता है, या वहां का डाटा वो ले सकता है। नहीं, जो आप कह रहे हैं जनरली सही है। केवल ये कैविएट है कि जब आप उस पे भरोसा कर रही हैं, तो 99% चांस है कि वो भरोसे लायक बंदा है। अगर मैलिशियस है, तो कुछ काम इतना स्पीड में करेगा कि हो सकता है वो कोई मैलिशियस कोड आपके कंप्यूटर में एडमिन राइट के साथ डाल दे, और वो कोड जो भी डाले, वो छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसको वायरस और ये सब ट्रोजन हॉर्स वगैरह बोलते हैं, अगर वो डाल दे आपके कंप्यूटर में, तो वो एप्लीकेशन वो सब काम करेगा जो आप नहीं चाहती, लेकिन उसका एनी डेस्क को अनइंस्टॉल करने से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो उसका इंटेंशन ही खराब है, तो आप क्या कर सकती हैं। लेकिन बाकी जो आप बोले, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि दोबारा अगर एनी डेस्क को यूज करना चाहे तो वो फिर से कोड जनरेट करेगा, वो फिर से कोड आप उसको दीजिएगा, तभी उसको परमिशन मिलेगा, क्योंकि वो भी सेशन डिसाइड करता है, वो जो कोड जनरेट करता है, और सेशन एंड होने के बाद उस कोड का वैल्यू नहीं रह जाता है। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, उस पे मेरे को कोई खास ऐड नहीं करना है। बाय द वे, बाकियों के लिए दीपिका जी कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं और वो नौकरी करती हैं, तो वो स्टूडेंट नहीं है फिलहाल, शी इज ग्रोन अप। किसी और को कुछ ऐड करना है? सौरभ जी, मधुमिता जी? नहीं, जैसे उन्होंने सही बोला है, लेकिन कभी कभी जो नोन वल्नरेबिलिटीज होती है वो इस तरह से पीछे से स्क्रिप्ट लिख के उसको सेव कर लेते हैं। और जैसे शिव जी ने बोला कि वो डाउनलोड कर लेते हैं, आपके साथ उसमें काम भी कर रहे हैं, पैरेलली कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, जनरली एवरीथिंग जो आपके कंप्यूटर में करते हैं वो दिखता है। इसीलिए ये चीज भी जरूरी है कि अगर वो आपके कंप्यूटर में कुछ कर रहा है तो आप कॉन्टिन्यूअसली उसको मॉनिटर करें। और अगर आपको लगेगा कि उसने कुछ डाउनलोड करने की कोशिश की और कुछ भी स्क्रीन में दिख रहा है, तो इमीडिएट कनेक्शन को टर्मिनेट कर दे, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं कि अगर उसने डाउनलोड शुरू कर दिया है तो कभी कभी वो आपको स्टॉप भी नहीं करने देता है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखिए अगर कभी यूज भी करना पड़े। और जैसे कहा, कोई भी ऐप, जैसे बहुत सारे लोग अपना फोन में कैब का ऐप देते हैं, जो नॉन कैब कंपनीज हैं उनके कैब जो ऐप है जनरली। थैंक यू मधुमिता जी। किसी और को कोई प्रश्न? तो इफेक्टिवली जस्ट टू टेक प्रिकॉशन, आप अनइंस्टॉल कर दें उसको, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में भी तो 30 सेकंड ही लगेगा। अगर दोबारा जरूरत पड़ी फ्यूचर में तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। आप अपने कंट्रोल पैनल से, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वो सब एप्लीकेशन निकालते रहिए जो आप यूज नहीं करती हैं। आजकल शिव जी एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है, अगर इंसान में इच्छा है तो वो गूगल में जाएगा, सर्च करेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा, सब कुछ खुद कर सकता है। हाँ, तो वो सब आप मतलब प्रिकॉशन लेने के लिए दीपिका जी निकाल देना ज्यादा अच्छा है, बट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेड एंड है। अभी रुक जाओ राज, शेयर करना एक्सपीरियंस, लेकिन इसके रिलेटेड है, क्या इंफॉर्मेशन बचाना है, या तुम्हारे साथ हैकिंग या तुम्हारे दोस्त का हैकिंग हो उसके बारे में बताना है? राज? ओके, आगे चलते हैं, राज से बाद में बात कर लेंगे। वो शायद आपका आंसर टाइप कर रहा होगा। नहीं, कोई बात नहीं। Yes, sir. हाँ, Sir, क्या? इसमें जो
साउंड कट गया था। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं तो अभी हम आते हैं कि ये सब जो हमने लिखा, सॉरी, मैं जो पिछला बार स्लाइड था उसी का एक्सटेंशन है ये। फोन में आपके बहुत सारे फोटो होते हैं, वीडियो होते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन काफी जगह होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सब बहुत रिस्की है। खास करके आपको किसी बंदे ने मांगा, यार मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ, आधार कार्ड तुम्हारा यूज कर लूं, अपना आधार कार्ड का फोटो लिया और उसको भेज दिया। बैंक अकाउंट में तुम पैसा जमा करना, आपने सीधे अपना बैंक अकाउंट का पासबुक लिया, उसका फोटो लिया, भेज दिया। ऐसी चीजें जब आप भेजते हैं तो आप अपने फोन से भी और उसके फोन से भी कहिए डिलीट कर दो और डिलीट करवा दीजिए। वो ट्रस्टेड था इसलिए आपने भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली डिलीट कर दे। 90% चांसेज है कि वो जो भी फोन एक फोन से दूसरे फोन में जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, तो किसी सर्वर पे भी वो इंफॉर्मेशन हो रहा है। वो सर्वर वाला तो आप डिलीट नहीं कर सकते, आप अपने फोन से डिलीट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये लिखता है एंड टू एंड प्रोटेक्टेड है। कहने का तो एंड टू एंड प्रोटेक्टेड है, कहने का मतलब बीच में कोई आपके इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकता है, लेकिन व्हाट्सएप तो कुछ न कुछ लूप होल रखा है देश के सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, ताकि वो बीच में भी आपका हाईजैक कर सकते हैं। टेलीग्राम रखा है या नहीं रखा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे ईमेल है, वो सर्वर पे तो रहेगा ही नहीं ईमेल। तो आपने डिलीट भी कर दिया तो सर्वर से कोई पहले ही डाउनलोड कर सकता है। कुछ दिन पहले याहू का हैक हुआ था तो 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ लोगों का पर्सनल डाटा गायब हो गया था। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप एकाएक सर्वर डाउन हो गया। रिपोर्ट तो नहीं आया कि उसका किसी ने डाटा डाउनलोड किया या नहीं किया, लेकिन ये ब्लैक मार्केट में डाटा डाउनलोड करके बेचने का काम चलते ही रहता है। जितने कॉल सेंटर हैं इंडिया में, वो सब के सब, या जितने मार्केटिंग एजेंसी इंडिया ही नहीं सब जगह सारी दुनिया में, वो डाटा खरीदते हैं एक दूसरे से, और जो बेचने वाला वो डाटा कहीं से लाता है। बहुत समय, ज्यादातर समय वो डाटा जो लाता है वो चोरी करके ही लाता है, फॉर्मल वे में, लीगल वे में वो डाटा नहीं लाता है। तो वो कैसे करता है? इसी सब को यूज करते हुए डाटा वो ले जाता है। बाकी तुम्हें बता ही चुका था, तो आगे चलते हैं। आप क्या करें? नहीं, इसको मेरे ख्याल से ये वाला जो है, ये तो व्हाट आर दीज इन्फो टू प्रोटेक्ट हो गया, ये वाला है। अगर क्या हो करें आप, अगर आपका इंफॉर्मेशन नहीं, अगर आपका इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया, किसी ने हैक कर लिया, तो आपको क्या क्या घाटा हो सकता है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर क्या घाटा हो सकता है, लॉन्ग टर्म मतलब उसके बाद लंबे समय में क्या घाटा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो आपका अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लिया, जैसे बैंक इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आपको फाइनेंशियल लॉस है। उसी तरह अगर आपका जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वगैरह है उसका इंफॉर्मेशन ले लिया, तो सब क्लियर कट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और फाइनेंशियल लॉस है आपका। आधार कार्ड ले लिया तो फाइनेंशियल के अलावा आपका क्रेडिट खराब हो सकता है, आपको क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट करवा सकता है, क्रिमिनली कहीं फंसाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आधार कार्ड लेकर के किसी भी सेल फोन कंपनी से जाकर के एक सिम कार्ड लेगा आपके आधार के नाम पे, और उस सिम कार्ड को अपने फोन में यूज करके क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। तो पुलिस और जांच एजेंसियां उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, क्योंकि सिम कार्ड तो आपके नाम पे था, तो वो तो आपको ही पकड़ेंगे। तो ये सब लॉस हो सकता है। जमीन का कागज लेकर के आपका जमीन बेच सकता है, कीन सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सब इमीडिएट दिखाई पड़ता है आपको लॉस। और लॉन्ग टर्म में आपका फोटो वगैरह ले करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, और ये काफी पॉपुलर है ब्लैकमेल होना। एक सेकंड, ये
छिपा हुआ कुछ। आपका रेपुटेशन खराब कर सकता है, टैक्स डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ब्लैकमेल कर सकता है। और कुछ लोग, ये तो बिजनेस है कि सरकार का ये नियम है कि आपके पास जो पास टैक्स है उसको हम वेव ऑफ करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे, आप हमसे बात कीजिए। और उसका मेन मोटिवेशन है आपसे बैंक अकाउंट ऐंठना और फिर आपको बैंक अकाउंट से आपका पैसा चुराना। ये शॉर्ट टर्म में है। और किस तरह का टाइम लगता है आपको रिकवर करने में, काफी ज्यादा समय, मेहनत और पैसे भी खर्च होते हैं। और कुछ लॉस तो परमानेंट होता है। तो उदाहरण दीजिए कौन सा लॉस परमानेंट है। अगर मान लीजिए 10 वीडियो था, आपका वीडियो चला गया तो आप कहां से रिकवर करेंगे उसको। वीडियो चला गया और आपका मेमोरी था वो लॉस हो गया तो परमानेंट हो गया। कंटैक्ट लिस्ट आपका गायब हो गया। तो बहुत सारे कंटैक्ट तो आप रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंटैक्ट नहीं मिलते हैं। पैसे अगर गायब हो गए तो गायब हो गए, वो थोड़े लौट के आने वाला है। तो इस तरह के लॉस और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लॉस होता है। इस पे किसी और को कोई एक्सपीरियंस या कुछ बताना हो तो लॉस के बारे में बता सकते हो यहाँ पे। राज, अगर तुमको भी लॉस शेयर करना हो या कोई भी व्यक्ति, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ। जी सर, जैसे मेरे मम्मा को बार बार कॉल आ रहा था, मेरी माँ को, वो भी ओटीपी मांग रहे थे। नहीं, आपका मतलब बैंक बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा, एक लिंक जाएगा, उस पे ओटीपी आप उस पे डाल दीजिए। मम्मी डालने वाली थी कि तब तक क्या मन हुआ मम्मी को, तो मुझसे पूछी। तो मैंने बताया कि पहले अभी देख लो, उसके बाद अभी कुछ नहीं देना। और सच में वो 2-3 बार मांगा और हम कहे कि अच्छा ठीक है, खाता बंद होने दीजिए, हम लोग दूसरा खुलवा लेंगे। तो लास्ट में आके वो कॉल बंद कर दिया सर। तो ये इंटरनेट से डाला हूं, तो इसको क्विकली पढ़ लेते हैं और इसमें कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं। पहला है कि अपना ईमेल जो भी स्ट्रेंजर से आए उसको आप नहीं खोलिए। उसको तरीका क्या है, आप यूआरएल देखिए उसका, जो ईमेल का बात जो है, और अगर आप नहीं पहचानते हैं तो फेयर चांस है कि वो आपको मार्केटिंग कर रहा है या आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ईमेल खोलने से पहले, खोलने मतलब क्या है, अगर आप याहू मेल में हैं और उसको ईमेल किए तो नीचे तो आ ही जाएगा उसका विवरण, लेकिन उसमें जो लिंक है उसको मत क्लिक कीजिए। कोई भी लिंक है उसको मत क्लिक कीजिए। आपका डिवाइसेज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी फीचर है, अगर आपके कंप्यूटर में नॉर्टन, मैकाफी या इवन विंडोज का डिफेंडर ये सब लगा हुआ है तो वो अपडेट टू डेट होना चाहिए। वो बार बार मैसेज करेगा, विंडोज नोटिफाई करेगा कि आपको अपडेट करना है, आधा घंटा में रीस्टार्ट होगा, 2 घंटे में रीस्टार्ट होगा। तो सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए अगर ऑथेंटिक सोर्स से है तो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से है या एप्पल से है। एप्पल बोलता है कि रात में अपना फोन कनेक्ट कर दीजिए, वाईफाई लगा होना चाहिए और पावर सप्लाई लगा होना चाहिए, और रात में 12 बजे मैं अपडेट करूंगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार 2 बार वो बोलता है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो रिस्क है, उसको आप अपडेट कर दीजिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का बहुत सारा नियम है, और मैंने देखा कि आज के दिन में बहुत लोग एक ही पासवर्ड सब जगह यूज करते हैं। वो कन्वीनियंट जरूर है क्योंकि आपको एक ही पासवर्ड याद रखना पड़ता है, लेकिन वो रिस्की है। मैं पेपर पेन पे पासवर्ड लिख करके, मतलब पहले तो बहुत सारे अकाउंट हो जाते हैं, सबका पासवर्ड एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख करके उसको प्रिंट करके सेफली बाहर रख देता हूँ। और जो फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला पासवर्ड है उसको प्रिंट आउट करता हूँ और उसका फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लेता हूँ, जस्ट इन केस में भूल गया तो पासवर्ड वहां से यूज करता हूँ। और फिर मैं भी शॉर्टकट लेता हूँ। मैं पासवर्ड के बारे में एक बात बताऊंगी क्योंकि इसके बाद आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे जी जी बताइए। नहीं, आप खत्म कर लीजिए। नहीं, तो पासवर्ड का दूसरा पॉइंट है कि आजकल जितने ब्राउजर हैं सब पासवर्ड सेव करके रखता है। मैं यूज करता हूं गूगल का जो ब्राउजर है एज, नॉट गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का एज, वो भी सेव करके रखता है, लेकिन वो मेरे को अलर्ट करता है कि ये पासवर्ड, 5 पासवर्ड, 3 पासवर्ड हैक हो गए हैं और गलत जगह है, आप इसको चेंज कर दीजिए।
अगर उस वेबसाइट को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ या कभी बहुत पहले क्रिएट किया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था 5 साल पहले किसी कंपनी में और वहाँ एक अकाउंट क्रिएट किया था और वो पासवर्ड मेरा हैक हो गया। तो मैं फिर से उस जॉब को यूज़ करने वाला नहीं हूँ, तो मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि चेंज करने में टाइम लगता है। तो कभी-कभी मैं नहीं करता हूँ चेंज, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड हैक में लिस्ट में आ गया, तो मैं उसको उसी समय चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैं वेट नहीं करता। जी, आप बता दीजिए इसके बारे में, फिर मैं आगे चलूँगा। हाँ, सो एक चीज़ जो हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं आजकल पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की, कि एक लेंथ आप डिसाइड कर लीजिए। ये कम से कम 9 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब आप बोलेंगे 9 से 13 कैरेक्टर का रखेंगे तो मुझे थोड़ी परेशानी होगी। अ, तो एक लॉजिक है। उसमें हम दूसरा एक और सजेस्ट कर रहे हैं, वो है कि आप जैसे कोई आपकी फ़ेवरेट स्टोरी है, घर में आपको वो सिंपल फॉर्म में स्टोरी को रखना है और आपके दिमाग में एक लॉजिक बैठना चाहिए कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि रामचंद्र जी वाज़ सन ऑफ अयोध्या किंग दशरथ, इतना बड़ा। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि आप इस पूरे सेंटेंस में से कौन सा पोर्शन उठा के अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो आइडियली यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं उसको कि आप पूरा सेंटेंस बताइए। पूरा सेंटेंस जब आप बनाएंगे किसी भी हैकर को नहीं पता लगेगा। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कैरेक्टर, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, आई की जगह एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बार आई आ रहा तो एक बार आई यूज करिए, एक बार एक्सक्लेमेशन यूज करिए। तो इतने सारे मैथ्स करने के बाद आजकल एआई भी उसको ब्रेक करने में उसको टाइम लग रहा है। तो हम लोगों ने एक एक्चुअली इंटरनल टेस्टिंग किया था अपनी कंपनी में। तो हमने ऐसे ही 13 कैरेक्टर का पासवर्ड रखा, उसको एक स्टोरी का लाइन रखा और उसमें ऐसे मिक्स कैरेक्टर, जीरो की जगह ओ की जगह जीरो, इस तरह से रखा। और 24 घंटे में भी एआई टूल जो था वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सो इस तरह से आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। याद कैसे रखना है, जैसे शिव जी बोल रहे हैं कि लिख के रखते हैं, और ऐसी जगह लिख के रखिए जिससे आपका डिजिटल वर्ल्ड से आपके घर का कोई कनेक्शन नहीं है। और उसको भी डिफरेंट फॉर्मेट में रखिए। और इस तरह से रखिए कि अगर आपको पता है कि मैंने पहला वाला हमेशा जीरो यूज करना है, दूसरा वाला हमेशा ओ यूज करना है, अगर 2 ओ है तो उस तरह के लॉजिक को बिठाइए और स्टोर करके रखिए। तो जब स्टोर भी करिए तो एज इट इज मत करिए उसको, लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में या उसका फिर सेकंड कोड कहीं और होना चाहिए। दैट्स ऑल। जी, ये सब टेक्निक है, तो आप कर सकते हैं। ये ओम नमः शिवाय कौन है? तो आप बोलिए, आपको कुछ बताना है तो। तो दीपिका जी है ना? हेलो सर। नहीं, बताइए, बताइए। नमस्ते सर। हुँ, सर मैं बोल रहा था कि सर जब हम लोग पासवर्ड अगर बनाते हैं तो सर ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाते हैं जैसे कि उनका कुछ फेवरेट फ्रूट नेम हो गया या कुछ और भी चीज़ें। तो इस तरह से एक हैकर होता है, वो पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है कि जिसको हम पासवर्ड हैक करने वाले हैं उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। फिर उसके बाद वो उन चीज़ों को मिलाकर एक पासवर्ड लिस्ट बनाता है, जिसके बाद सर वो ब्रूट फोर्स अटैक करके हम लोग का पासवर्ड भी निकाल सकते हैं सर। तो सर हमें चाहिए कि मतलब कुछ ऐसा पासवर्ड रखें जो कि हमारे से रिलेटेड ना करे, वरना ऐसा भी होता है सर। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो पासवर्ड पे हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। आपको व्यक्तिगत रूप से इनोवेट करना पड़ेगा कि आप पासवर्ड क्या रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ बता सकता हूँ, हर लोग को अपना-अपना बता सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो मैं कोई रैंडम वर्ड लेता हूँ और उसको तोड़-मरोड़ करके, जैसे मधुमिता जी ने बताया अभी, कि कहीं कैपिटलाइज़ कर दिया, बीच में 2 नंबर इंसर्ट कर दिया। लेकिन मेरा जो तरीका है, वो तरीका है कि मैं उसको कागज़ पे लिख करके अपने वॉलेट में रखता हूँ। वो थोड़ा इनकन्वीनिएंट ज़रूर, थोड़ा नहीं, बहुत इनकन्वीनिएंट है कि बहुत समय मेरे पास वो वॉलेट नहीं होता और स्मार्टफ़ोन पे ईमेल चेक करना है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ चेक। तो जो बंदा कहता है ईमेल चेक करो, उसको कहता हूँ मैं नहीं कर सकता यार, मैं घर जाऊँगा तब चेक करूँगा। तो इनकन्वीनिएंट है, तो बट मैं वो लॉस लेता हूँ। तो आप देख लीजिए क्या आपको सुविधा पड़ती है, आपको कन्वीनियंस चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। अगर कन्वीनियंस चाहिए तो सभी ब्राउज़र को कहिए पासवर्ड सेव करके रखे आपके लिए।
नोटपैड पे लिख दीजिए पासवर्ड, कंप्यूटर पे जो स्मार्टफोन पे नोट होता है, नोट में लिख दीजिए पासवर्ड। इसके हमने कन्वीनियंस तो बहुत है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, वो देखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर में ओटीपी आता है। वो ओटीपी या तो एक ईमेल पे आ सकता है, या फोन पे कॉल आ सकता है, या फोन पे टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। तो ये तीनों में से जो कन्वीनियंट हो, जिसमें पैसा कम खर्च हो, वो आप यूज कीजिए। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर एक इंपॉर्टेंट अकाउंट में जरूर है करना। अब इंपॉर्टेंट अकाउंट क्या है? बैंक का सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फेसबुक भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपका बहुत पर्सनल स्टफ रहता है। बहुत सारे ईमेल अगर हैं आपके पास तो एक दो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ईमेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है, जॉब हंटिंग साइट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को कहना बहुत मुश्किल है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं था तो आपने वहां अकाउंट खोला ही क्यों? इसका मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। पिन कोड भी बहुत जगह रखने के लिए कहते हैं। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में आप कॉल कीजिएगा तो बोला अपना पिन कोड बताइए, तो पिन कोड भी जनरली 4 से 6, कुछ कंपनियां 6 से लंबा चाहती हैं, 6 से 13 चाहती हैं, 15 चाहती हैं। तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिड वाला लेवल है वो आप रखिए। अगेन उसको भी आपको लिख के रखना पड़ेगा। डोंट क्लिक ऑन स्ट्रेंज लुकिंग लिंक, ये तो आपको मधुमिता जी ने और राज ने बहुत अच्छी तरह बताया अभी। ये इंडिया में बहुत जरूरी है। अनसिक्योर्ड वाईफाई। आप रेस्टोरेंट गए, वहां कहता है फ्री वाईफाई। आप कहीं कंप्यूटर, पहले होता था कैफे, अब तो कैफे शायद नहीं होता हो। लाइब्रेरी में जनरली सिक्योर होता है। सिनेमा हॉल, मॉल, ये सब में जो वाईफाई है वो अनसिक्योर है, वहां को आप नहीं यूज कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना डाटा एक हार्ड डिस्क में रेगुलरली बैकअप कीजिए। नो मैटर आपको एप्पल क्या कहता है, सैमसंग क्या कहता है, गूगल क्या कहता है कि आपका डाटा मैं अपने क्लाउड में बैकअप कर रहा हूं। आपके इंपॉर्टेंट डाटा जब गुम हो गया, आपका पासवर्ड खो गया, आपका सेटिंग खो गया, तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट डाटा आप अपने पास रखिए, अपने एक सेपरेट हार्ड डिस्क में रेगुलरली बैकअप करके उसको अलग करके रखिए। और कभी कभी चेक कीजिए कि वो हार्ड डिस्क काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये नहीं कि हार्ड डिस्क में रखे लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, जब जरूरत पड़ी तो आप उसको ला ही नहीं सकते हैं। खास करके टैक्स रिटर्न, मार्कशीट, ये सब आपको अलग से रखना चाहिए। मार्कशीट कागज में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको स्कैन करके अलग से सेव करके रखिए। क्यों? बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, आप कहीं आग लग गया, कोई चोरी कर लिया, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। पासपोर्ट, मार्कशीट, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद ही नहीं, अपने फैमिली को भी बताइए, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन आपके फैमिली और फ्रेंड के कंप्यूटर पे भी रहता है। तो उनके कंप्यूटर से चोरी होगी तो भी आपको घाटा हो सकता है, और उनको भी घाटा होगा तो आपको तकलीफ होगी। तो उनको भी एजुकेट कीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन अनजान व्यक्ति से शेयर करना या ऑनलाइन शेयर करना जितना हो सके कम कीजिए। जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट पे जाते हैं, उसका नियम है वेबसाइट का कि ओनली एडल्ट को वो परमिशन देगा, और आप हैं एडल्ट, मान लीजिए आप 30 साल के हैं, तो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो या तो आप गलत डेट ऑफ बर्थ दीजिए, 24 कर दीजिए, 35 कर दीजिए, महीना चेंज कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए, कुछ चेंज कर दीजिए, लेकिन उसको रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी वो मांगेगा आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो आपको वो देना पड़ेगा। अब मैं दूसरे साइड जाऊं, उससे पहले ये कॉल बंद करके दूसरे लिंक पे जाते हैं हम लोग, और वहां पे ये कॉल शुरू करें, क्योंकि ये कॉल 2 मिनट में। तो अब इस साइड जो है ये मेमोरलाइज्ड प्रोफाइल, इसका मतलब है कि खास करके ये अच्छे सोशल मीडिया पे और ईमेल पे आप बहुत कुछ क्रिएट करते हैं जिसका वैल्यू होता है, और आपके गुजरने के बाद या आप इनकैपेसिटेट हो गए
तो वो किसके पास जाए, उसका क्या हो, ये आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे फेसबुक पे खास करके एक प्रोविजन है कि वहां पे आप उसके वेबसाइट पे जा करके आप अपने लिए चुन सकते हैं कि मेरे बाद ये इस इंफॉर्मेशन का क्या किया जाए। अगर आपने सेट नहीं किया है तो फेसबुक का जो पॉलिसी है उस हिसाब से आपके इंफॉर्मेशन का होगा। अगर आपने सेट किया है तो जो भी आपने सेट किया है उस तरह से किया जाएगा, भाई मेरे जाने के बाद इसको डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर देगा पूरा। दूसरा है मेरे गुजरने के बाद इसको मेरे नेक्स्ट ऑफ किन को दे दो, तो नेक्स्ट ऑफ किन जब अप्लाई करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रूफ करेगा कि मैं नेक्स्ट ऑफ किन हूं, तो आपका जो प्रोफाइल है, सब इंफॉर्मेशन है, आपके नेक्स्ट ऑफ किन को मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आप हॉस्पिटलाइज हो गए, इमरजेंसी में चले गए, आपने वो सेटिंग नहीं किया है, तो आपका अकाउंट हैक हो गया, तो कोई कुछ भी कर सकता है, या वो डिलीट हो सकता है। आपने 2 साल यूज नहीं किया, वो डिलीट हो गया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या वीडियो, फोटो जो भी था वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी इच्छा थी, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये आप सेटिंग करें जा करके। टाइम लगता है लेकिन जरूरत है उसकी। उसके बाद है, अगर आपका अकाउंट खास करके यूट्यूब वगैरह है वो इनएक्टिव हो गया या इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो आप प्रोएक्टिवली उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अब ये सब जरूरत पड़ती है, बैंक, रिटायरमेंट फंड, एलआई पॉलिसी में नेक्स्ट ऑफ किन किसके पास जाना चाहिए, ये सेटिंग बहुत लोग नहीं करते हैं। एलआई मतलब लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में कंटीजेंट बेनिफिशियरी और एक्चुअल बेनिफिशियरी दोनों होता है, तो वो सब कितने परसेंटेज में होगा, इसको जब तक आप रिव्यू करते रहें, बैंक अकाउंट है वो सबको आप रिव्यू करते रहें और उसको नेक्स्ट ऑफ किन के बारे में बताते रहें। पासवर्ड तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली चेंज करते ही रहना चाहिए। पासवर्ड ऑनलाइन सेव करने में बी केयरफुल, जो कि बहुत टाइम पे हम लोग ब्राउजर को या वैलेट करके आता है, आजकल बहुत सारी कंपनियां चल रखी हैं, उसको ट्रस्ट करते हैं और उसके पास देते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज पीरियोडिकली, नॉट डेली, महीने में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार, क्वार्टर में एक बार क्लीन करते रहना चाहिए। उसी तरह ईमेल भी बहुत सारा ट्रैश में रहता है, स्पैम में रहता है, और लोग उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो ट्रैश वाला, स्पैम वाला ईमेल क्लीन करिए, और जो आपके इनबॉक्स में भी है उसको भी पीरियोडिकली रिव्यू करके जो जरूरत नहीं उसको क्लीन कर दीजिए। एक और टेक्निक है ईमेल में कि जो ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म, मान लीजिए आपने कहीं से कुछ खरीदा और उसके साथ आपने पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी कि भाई ये चीज अगले 10 साल में खराब होगा तो तुम इंश्योरेंस खरीदा है तो तुम हमको पूरा रिफंड करोगे। आपने ट्रेवल का टिकट खरीदा और उसके लिए इंश्योरेंस खरीदा कि अगर मैं नहीं जा पाया तो फुल रिफंड होगा। ये सब चीज का अपना लाइफ है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो आएगा ईमेल पे कंफर्मेशन वही प्रूफ है, उसी पे ऑर्डर नंबर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं कि अपने ईमेल में अलग अलग फोल्डर बना लेता हूं, जिसे कुछ फोल्डर है टू डू, एक फोल्डर है कीप इट। तो ऐसे फोल्डर में अगर आप रख दीजिएगा तो फ्यूचर में जब जरूरत पड़ी तो आप वहां पे मिलेगा वो चीज, और उसको हम डिलीट नहीं करते हैं, बाकी ईमेल को हम क्लीन करते रहते हैं। तो वो टेक्निक आप लगा सकते हैं। आई क्लाउड में बैकअप होता है लेकिन उसका कैपेसिटी है 5 GB का, उसी तरह गूगल का सबका कैपेसिटी है। गूगल ड्राइव पे आप बहुत कुछ रखते हैं, तो इसे जो भी चीज रखते हैं उसको पीरियोडिकली मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, अलग अलग समय में कभी जा करके एक बार देख लिए क्या क्या हमने डाला है, इसको क्लीन करना, रखना या डिलीट करना है, तो वो आप ध्यान देते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस तो कवर हो गया इसमें, हम डिस्कशन के लिए खोले उससे पहले देख लेते हैं अंतिम स्लाइड में क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया और आपको पता लग गया कि आपका इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया, तो सबसे पहला काम है कि आप उन लोगों को, खास करके आपके अपने दोस्त, फ्रेंड सर्किल, फैमिली मेंबर हैं जो उससे इंपैक्ट होने वाले हैं, उनको सबसे तत्काल बताइए, जितना जल्दी हो सके, जिस तरीके से हो सके उनको बताइए। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ तो मेरे को लगा कि मेरे लोगों को ये
पहुंचेगा पैसा मांगने के लिए, तंग करने के लिए। मैंने मैसेज से, व्हाट्सएप तो मेरे पास था नहीं, मैसेज और ईमेल के थ्रू उन लोगों को पहले बताया जिसको जल्दी इम्पैक्ट होने वाला था और जो जल्दी उस पे रिएक्ट करते। कहने का मतलब कि अगर मेरे प्रोफाइल से, मेरे व्हाट्सएप से मेरे ब्रदर को, मेरे पिताजी को, मेरे रिलेटिव को मैसेज जाएगा, मेरे क्लोज फ्रेंड को मैसेज जाएगा कि मैं ट्रबल में हूं, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, तो जिसको मैं सोचता हूं कि ये तो 50,000 दे देगा, उसको पहले बताया, फिर बाकियों को भी बताया। तो उस दिन मैं कम से कम 400 मैसेज किया होगा अलग अलग लोगों को, क्योंकि अब तो मेरे पास ग्रुप है नहीं, तो मेरे को मैसेज तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो वो सबसे पहला काम होता है। फिर उस एप्लीकेशन के सपोर्ट को रीच आउट कीजिए, अगर उस एप्लीकेशन का सपोर्ट है कोई तो। जैसे कि व्हाट्सएप में सपोर्ट इज नॉट एक्टिव, क्योंकि इतने बड़े संख्या को कैसे सपोर्ट कर पाएगा। तो मैंने मेल तो कर दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ऑनलाइन सर्च कीजिए कि वो इंफॉर्मेशन लॉस हो गया तो क्या क्या करना चाहिए। ऑथोरिटीज को आप खबर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मैसेज FBI को यहाँ भेज दिया, उसके वेबसाइट पे फॉर्म है, गूगल में सर्च किया, FBI के फॉर्म में मैंने जो जो मेरे को नॉलेज था मैं भर के भेज दिया। वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे FBI, मेरे को पता है, लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन अगर 50 जगह से जाएंगे और एक ही नंबर से हैक हो रहा है, तो FBI आराम से रिएक्ट कर सकती है कि भाई इस नंबर से कौन कर रहा है बार बार। उसी तरह दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ कर सकती है, तब तो वो पुलिस वाला पकड़ा कि एनी डेस्क यूज मत करो। तो जब बहुत लोग कंप्लेन करते हैं तो अथॉरिटीज उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके प्रॉपर एक्शन लेते हैं। उसके बाद FIR करना पड़ता है। अगर आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया और आपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट को कॉल किया, तो फ्रॉड डिपार्टमेंट आपके कंप्लेन के ऊपर, खास करके इंडिया में, एक्शन लेने से पहले कहेंगे भाई आप FIR का कॉपी दीजिए। तो आपको FIR करना पड़ेगा, FIR के लिए सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और उसका कॉपी बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जहां तक हो सके जो जो इंफॉर्मेशन आपका चोरी हुआ उसके काउंटर एक्शन लीजिए। जैसे पासवर्ड चेंज करना हुआ, फोन नंबर चेंज करना हुआ, सिक्योरिटी चेंज करना हुआ, पिन नंबर चेंज करना हुआ, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसका तरीका चेंज करना हुआ, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसी समय लगता है और इससे आप सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया है। अब कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जो भी है जितना करना है कर सकते हैं।